आगे कंटिन्यू करते हैं ना, हमने जितना किया था ना उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। बाकी पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका था, अब हमको नोट्स के क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। इससे पहले अपन ने मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ क्यों करते हैं, तो वो वाला भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कर लिया था। उसके बाद एग्जाम्पल्स ये सारे हो गए थे। डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन, ये भी कर लिया था हमने। कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये वाला और देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आपको डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब देखो, हमने सीखा है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, अलग कर देता है और खुद का एक न्यू कंपाउंड बनाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही रिएक्शंस को बताना है, तो हम पहले लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, देन हम लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो रिप्लेस करता है या बोल सकते हैं डिस्प्लेस करता है अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। जो लेस रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम अ कंपाउंड, उसके कंपाउंड है। इट इज सेड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम। इसमें क्या होता है, जो दो डिफरेंट एटम्स होते हैं या ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं उनमें आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। आयंस आर एक्सचेंज, आयंस चेंज होते हैं, इज नॉन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब एग्जांपल देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हमारा ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट और ये जिंक लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी ये भी ध्यान रखना, देख के ही समझ में आ जाता है। दो मेटल आपको दिख रही है ना। अब यहाँ पे जिंक दिख रही है और कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देगा। अब कंपाउंड के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये मोर रिएक्टिव है, ये जिंक जो है वो क्या करेगा, कॉपर को उसके कंपाउंड कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमको देखना है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है Na2SO4, ये होता है सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये लिखा है BaCl2 मतलब कि बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या आप क्या देख रहे हो कि जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ रहा है और जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ मतलब क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आयंस जो है ना वो क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। कैसे, अब देखो बेरियम के ऊपर और सल्फेट के ऊपर चार्जेस कितने हैं, देखो बेरियम के ऊपर +2 चार्जेस है, 2 बार प्लस, और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस, तो 2 प्लस वाला 2 माइनस वाले चार्ज के साथ जुड़ा। और सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज, ठीक है। और क्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो +1 वाला -1 के साथ जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने रिएक्शन सारी पढ़ी है तो हमें अपोजिट भी समझ में आ जाएगा, है ना। या फिर अपन से डिफरेंस पूछ ले तो देखो, why are decomposition reactions are called the opposite of combination। अभी अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप लिख सकते हो, कैसे, क्योंकि आपने डिकम्पोजिशन भी पढ़ा है और कॉम्बिनेशन भी पढ़ा है। अब उन दोनों में आपको क्या ऐसा लगता है कि जो एक दूसरे से अपोजिट हो रही है, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नाम में ही छुपा हुआ है कॉम्बिनेशन मतलब कि जुड़ना, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से अधिक या दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होके ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कॉम्बिनेशन है। और डीकम्पोजिशन में उल्टा हो जाता है, क्या होता है, रिएक्टेंट हमारा एक ही रहता है लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पहचान हो गई, इसी बेसिस पे आप बता सकते हो कि अपोजिट होता है एक दूसरे के। ऑल्सो राइट इक्वेशंस फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इक्वेशंस भी आपको लिखना है। चलिए अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वो होती हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला था हमसे कि डीकम्पोजिशन अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन से, इसलिए पहले डीकम्पोजिशन के बारे में ही हम लिख देंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज
इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, मतलब एक कंपाउंड या एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस, और जो फॉर्म करता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। अब याद रखना, टूटने के बाद दो सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी याद रखेंगे कि डिकम्पोजिशन में हम किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, मतलब वर्क हमें करना पड़ रहा है ना। मतलब कि हम तीन टाइप से वर्क कर सकते हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक फोटो डिकम्पोजिशन और एक इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। जिसमें आप हीट देके तोड़ते हैं वो थर्मल होता है, जिसमें आप लाइट देके तोड़ते हैं वो फोटो डिकम्पोजिशन होता है, और जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। मतलब तीन तरीके से हम ये वर्क कर सकते हैं और पहले से हम पढ़कर आ रहे हैं ये चीज, ठीक है। चलिए, ये बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, सबका फॉर्मूला याद रखना है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। जब आप इसको हीट दे रहे हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि क्विक लाइम, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक सिंगल ही रिएक्टेंट था जो कि ब्रेक डाउन होकर दो बनाया, या दो से ज्यादा भी वो बना सकता है, ठीक है। अब देखो ये भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन का। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉन्ट्रेरी टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब ये उल्टी क्यों होती है, इससे अपोजिट क्यों होती है, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन। अब इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ही था और टूट के दो या दो से ज्यादा बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ेंगी और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ न्यू सब्सटेंस विद अ रिलीज ऑफ एनर्जी, हैंस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें दो रिएक्टेंट जुड़कर एक बना रहा है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, वाटर। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है इसमें, सिंगल। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बीच में पढ़ा दिया था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है। अब जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। इट मीन्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, अघुलनशील लवण, मतलब जो पानी में घुले ना, ठीक है। देखो, a reaction in which an insoluble salt, insoluble salt को ही हम क्या बोलते हैं, precipitate, क्या बोलते हैं। so a reaction in which an insoluble salt, एक वो रिएक्शन जिसमें एक insoluble salt बनता है या precipitate बनता है, is called precipitation reaction इन द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब आपको एग्जाम्पल देखना है, कौन, ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपका जो पहले हम पढ़ चुके हैं वही वाला है। इन द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, जब आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाते हो, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड, देखो सोडियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, देखो ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ना, ये बनता है आपका वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब कि वाइट इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो पानी में घुलता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी स्टेट क्या लिखी हमने, सॉलिड, और ये बनता है एक्वस। चलिए, इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अब और एक रिएक्शन दे दी, किसकी रिएक्शन करनी है आपको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। जब आप सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, सो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे CaCO3 जुड़ जाएगा, ये सॉलिड बनेगा, इट मीन्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, प्रेसिपिटेट बनेगा, और सोडियम क्लोराइड ये एक्वस रहेगा। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें, ये मैंने आपको स्किप करवाया था बुक में, एक्स वाला क्वेश्चन था एक, मैंने बोला था हम बाद में इसको नोट्स से करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको इसमें थोड़ा सा सोचना है, थिंक करना है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, अब कोई सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब देखो, हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, तो आप वैसे ही इसको डिटेक्ट कर लोगे। आपसे ये बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन है, और वो सब्सटेंस क्या बोल रहा है, एक्स, मतलब आपको सब्सटेंस का नाम नहीं बता रहा है, वो इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, और यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए, है ना, वाइट वॉशिंग समझते हो ना आप लोग, तो वाइट वॉशिंग के लिए वो सब्सटेंस यूज हो रहा है।
उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर पे आपने देखा है क्या बोला है, पहला बोला है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब आपसे ये तो बोल दिया कि उसका यूज हम किस में करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में हम उसका यूज करते हैं। तो आपसे बोला है कि उस सब्सटेंस एक्स का नाम बताओ, कि वो सब्सटेंस एक्स क्या है एंड इट्स फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला बताओ। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ वाटर, और उस सब्सटेंस की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है वो भी आपको बताना है। और आपसे ये बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट सस्पेंशन ऑफ सिलेक्ट लाइम इज अप्लाइड ऑन वॉल्स, और क्या होता है जब आप जो सिलेक्ट लाइम है उसको अप्लाई करते हो वॉल पे। अब यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया आपको, उसने यहाँ पे सिलेक्ट लाइम ही बोल दिया, मतलब कि आप थोड़ा सा डिटेक्ट कर पाओ व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है, और उसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बना के व्हाइट वॉशिंग करते हैं। बताओ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना आपका चूना, वही तो है, उसी से तो हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपसे ये बोला था कि वो सब्सटेंस का नाम बताना है आपको, जिससे हम वो सॉल्यूशन बना के व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो वो सब्सटेंस का नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO हो जाएगा आपका। उसका फॉर्मूला भी आपको बताना है, और साथ में आपसे ये बोला है कि उसकी वाटर के साथ रिएक्शन भी बताओ। तो सिंपल है, आप वैसे भी व्हाइट वॉशिंग करने से पहले उसमें पानी तो ऐड करोगे ही, मतलब CaO में आप H2O मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, वो सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना है ना। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaO, और इसका केमिकल फॉर्मूला CaO होता है। यदि ध्यान से ये फॉर्मूलाज आपने याद किए होते, वैसे मैंने एक एक चीज बताई थी आपको, तो यहीं पढ़ के आंसर आ जाता कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो चूना ही होता है ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और यहाँ पर आके तो बिल्कुल पता ही चल जाएगा आपको कि वाटर के साथ रिएक्शन करते तो सिलेक्ट लाइम बन जाता है। ये क्विक लाइम है, CaO क्या है, क्विक लाइम, और जब पानी ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सिलेक्ट लाइम। चलिए, तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वो जो सब्सटेंस है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला इसका CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाइग्रसली विथ वाटर, और आपको ये हमने 2-3 रिएक्शंस में पढ़ा है ना, और शायद मैंने आपको एक्सोथर्मिक में भी एग्जांपल बताया था कि जब आप CaO में वाटर ऐड करते हो तो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस उसमें हीट निकलती है ना, और इसीलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। आपने देखा है ना CaO में जब हम पानी मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में तो वो बॉईल होने लग जाता है, गर्म हो जाता है, हीट निकलती है। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल भी तो यही है ना। चलिए, अब देखो क्या है, सो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब आपसे क्या बोला, वाटर के साथ रिएक्शन बताओ, H2O ले लिया, और ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये था क्विक लाइम, ये बन जाएगा स्लैग्ड लाइम। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला है आपसे, जब इसे वॉल्स पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, द वाइट सस्पेंशन ऑफ स्लैग्ड लाइम व्हेन अप्लाइड ऑन द वॉल्स, इसको दीवार पे हम लगाते हैं, कंबाइंस विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये किससे कंबाइन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से जो एयर में प्रेजेंट है ऑलरेडी, फॉर्मिंग अ थिन शाइनिंग लेयर। अब ये शाइनिंग लेयर बनाता है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये रिएक्शन भी हमने देखी थी जब CaOH का होल ट्वाइस, मींस सिलेक्ट लाइम में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हो तो वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बन जाता है। ठीक है, CaO में वाटर मिलाओगे तो CaOH का होल ट्वाइस मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आपने दीवार पे अप्लाई कर दिया, अब उसमें CO2 जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर की रिफाइनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो सिल्वर आपको निकालना है, सिल्वर निकालना है आपको, सिल्वर प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और किसके सॉल्यूशन से, सिल्वर नाइट्रेट। इट मींस आपको सिल्वर नाइट्रेट लेना है और उसमें से सिल्वर को अलग करना है। ठीक है, सिल्वर को, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट,
सिल्वर नाइट्रेट से आपको क्या निकालना है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपको रिएक्टेंट ऑलरेडी बता रहा है, वो एक एक वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर निकालना है, यह लिखा है सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से क्या चाहिए आपको, सिल्वर चाहिए। इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होगा, और किसके द्वारा होगा, बाय कॉपर मेटल। अब आपको रिएक्टेंट उसने खुद ही बता दिए कि आपको सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और उसका डिस्प्लेसमेंट करवाना है कौन सी मेटल से, कॉपर मेटल से। अब यहाँ पे कॉपर जो है वो सिल्वर को क्या कर देगी, अलग कर देगी, और क्या बना लेगी, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर अलग हो जाएगी। मतलब आपको सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर चाहिए है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्वर नाइट्रेट से आपको सिल्वर चाहिए तो आपको कॉपर मेटल से डिस्प्लेसमेंट करवाना होगा। ठीक है, ये लिख के दे रखा है उसने, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। मतलब उसने हमको रिएक्टेंट्स बता दिए, रिएक्टेंट हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और हो जाएगा आपका कॉपर। ठीक है, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, आपको इसमें रिएक्शन जो हुई है वो लिखना है। तो देखो ये AgNO3 हमारा हो गया सिल्वर नाइट्रेट, क्या हो गया, अब आपको बोल के रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है एक्वस है, सॉल्यूशन की फॉर्म में हमने लिया है। अब आपको इस पे किससे रिएक्शन करवानी है, कॉपर से, तो कॉपर की रिएक्शन करवा दो आप। अब ये कॉपर क्या करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देगा। तो ये जो कॉपर है वो सिल्वर को यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और नाइट्रेट के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना, CuNO3 का हॉल्ट वाइज। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और ये सिल्वर हमारा अलग अलग हो जाएगा, और यही तो हमको चाहिए था। हमको क्या चाहिए था, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को अलग करना था, तो ये मिल गया हमको सिल्वर। ठीक है, याद कर लो ये अच्छे से रिएक्शन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखना है, इसमें भी एक्स वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, अब एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट एक्स है, ऑन हीटिंग इन एयर, अब उसको एयर में आपको हीट करना है, बिकम्स ब्लैक इन कलर, ये क्या हो जाएगा, कलर में ब्लैक हो जाएगा। नेम द एलिमेंट एक्स, अब इस एलिमेंट एक्स का आपको नाम बताना है, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड आपका बना है वो बताना है। तो देखो आपने क्या किया है, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, शाइनी है, तो देखो आप याद रखो ये शाइनी वाली प्रॉपर्टीज ज्यादातर किस में मिलती है आपको, मेटल्स में। मेटल्स जो होती है ना, धातुएं, उनमें ये शाइनी वाली प्रॉपर्टीज आपको मिलती है। तो वो शाइनी है और हीट करने पे वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, हीट करने पे मतलब गर्म करने पे वो क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना इसमें कि जो कॉपर मेटल है उसको जब आप बर्न करते तो वो क्या हो जाएगी, ब्लैक। ठीक है, नेम द एलिमेंट, अब एलिमेंट का नेम बताओ, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा। अब देखो बर्निंग की है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमें क्या करना है, जलाना है। एक्स इज कॉपर, वो एक्स जो सब्सटेंस है वो क्या है, कॉपर है, कॉपर है, और एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर ऑक्साइड, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि आपने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर दिया, बर्न कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया, हीट दिया आपने, और ये क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। चलिए, द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व ऑन हीटिंग कॉपर इज, ये दिया है कॉपर को हीट किया आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बना आपका, कॉपर ऑक्साइड। चलिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेली लाइफ से कनेक्टेड है, मैंने आपको बोला था ये मैं आपको करवाऊंगी, ये ग्लूकोज वाला एक रिएक्शन। ठीक है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। अब आपको ये तो पता है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है ना, एनर्जी जिसमें रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपके लिए ये थोड़ा सा न्यू हो सकता है, रेस्पिरेशन, ये हमारा बायो का टॉपिक है रेस्पिरेशन, हम इसको 5th जो चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेसेस उसमें पढ़ेंगे भी इन डिटेल, पर थोड़ी बहुत आपको नॉलेज इसके बारे में पहले से होनी चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं।
ठीक है, ये पूछा है। लेकिन इससे पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता क्या है। चलो आपसे यदि मैं पूछूं रेस्पिरेशन क्या होता है तो क्या आंसर देंगे आप? स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये चीज आपको, क्या होगा आंसर बताइए, सोचो थोड़ा सा। कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया था शायद से, बोलो ट्राई करो। रेस्पिरेशन, श्वसन, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? कुछ भी जो आता है आपको वो बोलो, जितना आपको नॉलेज है इसके बारे में उतना बोलो। चलो वैष्णवी। ऑक्सीजन को, हाँ ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा याद है। चलिए, आपसे यदि मैं ऐसा बोलती रेस्पिरेशन क्या है, तो आप मतलब पहले बच्चा यही आंसर देता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना। लेकिन इतना रेस्पिरेशन नहीं होता, ये तो ब्रीथिंग होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। अब जैसे आप, मैंने क्या बताया था कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं, है ना, छोटे छोटे सेल्स, बहुत सारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है हम, है ना, हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस याद रखना, बाकी फिफ्थ जो चैप्टर उसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का, पूरा समझना थोड़ा। आपकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, ठीक है, सेल्स से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलकर फिर ऑर्गन सिस्टम, देन हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। ऐसे जैसे बिल्डिंग होती है ना, जैसे ब्रिक हो गई, ईंट, ईंट से मिलकर फिर थोड़ी से वॉल्स बनी, वॉल से मिलकर रूम बना, फिर बिल्डिंग बनी, इस तरीके से ही होता है। सेल, सेल से मिलकर बने टिश्यूज, टिश्यूज से मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बने ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, ठीक है। तो मैं सेल्स के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो आप जो भी खाना खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6। जो फूड आप लेते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। अभी आपके बॉडी के हर एक सेल के पास जाता है, ठीक है। अच्छा, आप ह्यूमन बींग हैं, हम, हमको काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। और वो एनर्जी हमको तभी मिलती है जब क्या होता है, रेस्पिरेशन। अब सपोज कनेक्ट करना, आपने खाना खाया, मतलब आपने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, लेकिन ये ग्लूकोज एनर्जी तब देगा जब इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन, किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये हमने पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो ग्लूकोज हम लेते हैं, ये हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास जाता है, बॉडी के सेल्स में जाएगा, ठीक है। और सेल्स में जब ये जाता है, अच्छा, कंटिन्यूसली हम क्या लेते रहते हैं, ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, वो बॉडी के सेल्स के पास जाकर किससे रिएक्शन करती है, ग्लूकोज से। जो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी, जो हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन जाके इसके साथ जुड़ेगी, मतलब इससे क्या कर रही है, वो रिएक्शन कर रही है। और जब वो इससे रिएक्शन करती है तो प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स में आपको CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O मिलता है, और लास्ट में आपको क्या मिलती है, एनर्जी, जो आपको एक्चुअली में चाहिए। तो ये एनर्जी तभी मिलेगी जब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में प्रेजेंट है, उसका क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, मतलब उसमें क्या जुड़े, ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन तो लेते ही हैं, वही ऑक्सीजन जो जाती है आपके बॉडी के हर एक सेल के पास और रिएक्शन करती है किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से रिएक्शन करने के बाद वो प्रोडक्ट्स में बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, और लास्ट में ये रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि हम लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कब मिली है हमको, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया और प्रोडक्ट में हमें CO2 मिला, और इसी CO2 को हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनहेल हम ऑक्सीजन कर रहे हैं, जो कि हमारे सेल्स के पास जाके उसका ऑक्सीडेशन करवा रही है, और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमें प्रोडक्ट्स में CO2, H2O और एनर्जी दे रही है। और उस CO2 को फिर हमें क्या करना होता है, आउट करना होता है, बाहर करना होता है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और कोई जो रिएक्शन
वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक होती है। इसका मतलब हमारे अंदर जो ये रोज प्रोसेस चलती रहती है रेस्पिरेशन की, वो कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें प्रोडक्ट बनने के बाद क्या मिल रही है? एनर्जी। एनर्जी उसमें रिलीज हो रही है। और रेस्पिरेशन भी समझ में आ गया। सिर्फ इतना रेस्पिरेशन नहीं है कि आपने ऑक्सीजन लिया और CO2 बाहर किया। अब CO2 आई तो आई कहाँ से? ये हमने सीखा कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट में आपको CO2 मिलती है, वही CO2 को हम आउट करते हैं, वाटर भी मिलता है प्लस एनर्जी मिलती है। और बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है हम इसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब सुनिए। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज, क्योंकि इन रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखा? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यही तो पढ़ा हमने अभी, ग्लूकोज का क्या होना? ऑक्सीडेशन होना। टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, कितने क्वेश्चन और बचे? थोड़े बहुत हो रहे हैं। चलिए, ये हो गया है हमारा। ये नहीं कह रहा ना, INL वाला करना है, ये कर लिया है ना। चलिए, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से। आपसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, आपको पूछ क्या रहा है। राइट वन इक्वेशंस, आपको एक एक इक्वेशन लिखना है ईच, प्रत्येक के लिए, फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब हमें पता है प्रत्येक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है? थर्मल, फोटो और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमको हर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसने बता भी दिया, आपको हिंट भी दे दी कि जब एनर्जी को आप हीट की फॉर्म में, है ना, या फिर लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हैं, तो मतलब आपको हीट वाला इट मींस थर्मल डिकम्पोजिशन, आपको लाइट वाला फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इन तीनों का एक एक क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है। मतलब कि आपको पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है। हमने जो एग्जाम्पल लिखा था इसमें, जो इक्वेशन हमने लिखी थी, बस वही लिखना है। तो एक एग्जाम्पल हम हीट वाला लिख देंगे, एक हम लाइट वाला लिख देंगे और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला लिख देंगे। चलो, हीट वाला कितना सिंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है आपको। फिर वही चीज बहुत बार रिपीट हो चुका है। जब आप इसको हीट दोगे, जब आप इसे हीट देंगे तो ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेक डाउन हो गया, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। फोटो डिकम्पोजिशन में देखो, सिल्वर क्लोराइड ले लो या सिल्वर ब्रोमाइड ले लो। सनलाइट जब आप देंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और एक आपको देना है इलेक्ट्रिसिटी वाला, वाटर आपने ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी जब आप देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो तीनों का एक एक इक्वेशन हमने लिखा। एक हमने लिख दिया हीट वाला, एक लिख दिया लाइट वाला और एक लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप क्वेश्चन पढ़ के बताना है आपको कि इसमें कौन सी वाली रिएक्शन हो रही है। ठीक है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है? व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, जब एक लोहे की कील को इसमें डाला जाता है। नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा। आपसे बोला है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और आप उसमें डाल रहे हैं आयरन नेल, लोहे की कील। मतलब रिएक्टेंट्स मैंने आपको बता दिए। रिएक्टेंट्स क्या है? कॉपर सल्फेट और आयरन, लोहा। ठीक है, तो क्यों इसका कलर चेंज हो रहा है बताओ? दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे तो आ जाएगा आंसर। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये एग्जाम्पल लिखा भी है हमने। एक टाइप है रिएक्शन का, हमने जो 5 टाइप पढ़े थे उनमें से एक टाइप है ये। सोचो, कॉपर सल्फेट है और आयन, लोहा है। आप बोल रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना, और आपने बोला
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों है ये? उसे हटा रहा है ना, मतलब कि इट मीन्स यहाँ पे जो आयन सिंगल आपको दिख रहा है ये मोर रिएक्टिव है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को हटा रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। देखो, when an iron nail is dipped in the copper sulfate solution, आप वर्ड में मत जाओ, आप रिएक्शन देखो ना, ये कॉपर सल्फेट है और ये लोहा है। अब देखो आपको दो मेटल दिख गई और जिसमें से एक मोर रिएक्टिव है एक लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव वाला लेस को क्या कर देगा, हटा देगा और फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगी। तो यही से समझ में आ रहा है ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, और यही एग्जांपल हमने वहां पे लिखा भी था, है ना। सो व्हेन एन आयन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो हम बोल रहे हैं ना वही रिएक्शन ये है, एक आयन नेल को आपने कॉपर सल्फेट में डिप किया है, मतलब रिएक्शन करवा रहे हैं आप उसकी, देन आयन डिस्प्लेसेस कॉपर, तो जो लोहा है फेरस जो है वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, कॉपर को, जो फेरस है वो कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा फ्रॉम द सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट, बिकॉज आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि लोहा जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, देयरफॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, फेरस सल्फेट, ठीक है। देयरफॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे शायद से, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड, आपको पहचानना है कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, सिंपल है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन हट रही है वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन हट रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है वो हो जाएगा हमारा रिडक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको देखना है कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है कहाँ हट रही है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखो सोडियम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। अब देखो सोडियम जब रिएक्टेंट था तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इट मीन्स यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन होके सोडियम ऑक्साइड बना, सो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसने गेन कर लिया है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस, ठीक है। अभी देखो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं, सेकेंड वाले में कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। अच्छा, ये वो हमने ये वही वाला एग्जांपल है कॉमन वाला जिसको हमने रेडॉक्स रिएक्शन में लिखा था, है ना, जहां पे दोनों ही हो रहा था, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। चलो देख लेते हैं ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड में आप देख लो पहले से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, अब जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो इन प्रोडक्ट्स हमें क्या मिल रहा है, कॉपर और वाटर H2O। अब आपने क्या देखा, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो हट गई है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट गई है तो क्या होता है, रिडक्शन हो गया है ना, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बनाया, कॉपर, सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एज इट लूजेस ऑक्सीजन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। कॉपर ऑक्साइड CuO इज रिड्यूस्ड टू कॉपर वाइल, जबकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को देखेंगे इसने गेन किया है ऑक्सीजन, सो वाइल हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटी और कॉपर बना, सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाया, वाटर। तो ये इतना सिंपल था, बस आइडेंटिफाई करना था आपको। आगे बढ़ते हैं, देखो ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, है ना, रिएक्शन बैलेंस करवाने का जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने एक साथ कर लिए, अब वो चाहे रिएक्शन वाले हो
इक्वेशन वाले हों या स्टेटमेंट बेस्ड हो, तीनों ही टाइप के रिएक्शन बैलेंसिंग हमारी हो चुकी है और उनको आप एक साथ ही पढ़ना, सारी रिएक्शन बैलेंस को एक साथ कर लेना, ठीक है। अब देखो ये हम कर चुके हैं, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ये भी हम कर चुके हैं, सारी बैलेंसिंग हम कर चुके हैं, ये भी हो चुका है हमारा। चलिए ये भी हो गया है, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, ये सब ये सारे हो चुके हैं हमारे, है ना। चलिए अब आपके कुछ ये दो तीन क्वेश्चंस हो रहे हैं, देन हम सेकंड चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट करेंगे। ये और कर लेते हैं। राइट टू वेज टू प्रिवेंट द कोरोजन, हमने कोरोजन पढ़ा है इस चैप्टर में, रेंसिडिटी पढ़ा है, तो आपको कुछ वेज बताने हैं जिसमें क्या हो, कोरोजन से हम बचा सकते हैं। कोरोजन क्या होता है, जब आप किसी मेटल को एक्सपोज कर देते हो, है ना, तो वहां पे एयर, मॉइस्चर, वाटर, इन सब के प्रेजेंस में वो क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ठीक है, और सरफेस कंपाउंड्स उसके ऊपर बन जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, है ना, ये कुछ एग्जांपल उसके बेसिक हो गए जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। सो आपको वेज बताने हैं, टू वेज बताने हैं टू प्रिवेंट द कोरोजन। अब देखो जैसे हम लोहे की बात करें तो उस पर तो हम एक तरीका होता है पेंट करने का, पेंट कर सकते हैं, है ना। पेंट करने से क्या होगा, उसकी जो सरफेस है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी एटमॉस्फेयर के, तो उस पर रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पहला वे दिया है बैरियर फिल्म। अ कोटिंग इज डन ऑन मेटल्स, जो मेटल्स और आयन आर्टिकल्स जो होते हैं, मेटल हो गई या फिर जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है ना। A coating is done on the metals or iron articles to prevent corrosion, known as barrier film. इसे हम क्या बोलते हैं, barrier film. That coating can be of oil, paint, etc. अब ये कोटिंग ऑयल की भी हो सकती है, पेंट की भी हो सकती है, एक्सेट्रा। आपने ग्रीस सुना है, ग्रीस, ग्रीस जो होता है उसकी भी कोटिंग की जाती है, ग्रीस लगाया जाता है ना। तो देखो या तो ऑयल की हो सकती है या पेंट की हो सकती है। और ठीक है आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कोरोजन से प्रिवेंट करने का। इसमें पता है क्या होता है, जो मेटल होती है उसके सरफेस के ऊपर दूसरी मेटल की क्या कर दी जाती है, कोटिंग की जाती है। देखो इट इज, और वो दूसरी मेटल कौन सी होती है, देखो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, ये सबसे ज्यादा यूज करने होने वाली मेथड है, ये वाइडली यूज होती है फॉर प्रोटेक्टिंग मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए वाइडली यूज होती है गैल्वेनाइजेशन मेथड। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, अप्लाइंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल, जिंक जो जिंक मेटल जो होती है ना उसकी कोटिंग की जाती है, हेल्पिंग टू शील्ड इट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मतलब बाहर जो एनवायरनमेंट है उससे बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। तो जिंक की कोटिंग जब आप करते हो किसी दूसरी मेटल पे तो वो होता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, वाई द बॉटल ऑफ मेडिसिन इज मोस्टली डार्क, ये जो बॉटल ऑफ मेडिसिन है वो डार्क क्यों होते हैं ज्यादातर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन रिएक्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, अब बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं ये, अब ये क्या कुछ अलग कंपाउंड से मिलकर बनी है ना, बहुत सारी इसमें रिएक्टिव चीजें हैं, तो ये जब एक्सपोज कर देते हैं आप इसको सनलाइट में, है ना, तो क्या होता है, एंड हाई टेम्परेचर, सनलाइट और हाई टेम्परेचर में ये क्या कर लेती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं, है ना। देयर कंपोजिशन चेंज कंप्लीटली एंड दैट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो, तो इनका कंपोजिशन जो है वो पूरा चेंज हो सकता है रिएक्शन करने के बाद, और ये आपके लिए जो कंज्यूमर है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। देयरफॉर इट इज सजेस्टेड टू कीप दीज मेडिसिन इन अ कूल प्लेसेस, मतलब डार्क में नहीं रखना है आपको, कूल प्लेसेस, ठंडे जगह पर रखना है, एंड डार्क बॉटल्स में रखना है, मतलब डार्क अंधेरे में रखना है ना, सनलाइट में आपको नहीं रखना है, ठीक है। व्हेन द मेडिसिन आर केप्ट इन डार्क, जब आप इसे डार्क बॉटल्स में रखते हैं, डार्क जगह पे, अंधेरे में बोल सकते हैं आप, है ना, सनलाइट में आपको नहीं रखना है। सो दे डू नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सनलाइट, तो ये डार्क में जब आप इनको रखोगे तो क्या होगा, सनलाइट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर ऐड हो गया है बट ये
सेकंड चैप्टर हमारा एसिड बेसेस और सॉल्ट जो है उसका है, ये क्वेश्चन है ना, न्यूट्रलाइजेशन हम वहां पढ़ेंगे ये। ठीक है, अब इसको मैं हटाती हूँ, ठीक है।